सेवा जोहार आप सभी को। आप देख रहे हैं मेडिटेक केयर इंस्टीट्यूट को। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हमारे कोचिंग संस्थान में मतलब प्रति रविवार को टेस्ट का आयोजन किया जाता है। इसमें बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इस टेस्ट के माध्यम से बच्चे लोग अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, आगे की प्लानिंग तैयार करते हैं कि उन्हें किस प्रकार टाइम मैनेजमेंट के साथ एक बेहतरीन स्कोर की ओर बढ़ना है। इस टेस्ट के माध्यम से पता लगाते हैं और विगत हम लोग जब से इस संस्थान को शुरुआत किए थे तब से ही हम लोग साप्ताहिक टेस्ट का आयोजन करते हैं और इससे निश्चित तौर से बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आप देख सकते हैं हमारे जो बच्चे हैं टेस्ट दे रहे हैं। हम आपको कुछ झलक दिखाते हैं कि इस समय हमारे जो बच्चे हैं बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट दे रहे हैं। ये पूरे मेडिकल और सिविल वाले बैच के बच्चे हैं और उम्मीद करते हैं इनका टेस्ट बहुत ही शानदार जाएगा आज का। क्या बच्चे लोग टेस्ट अच्छा जाएगा आप लोगों का? थोड़ा इधर कैमरे की तरफ देखना तो लोगों को पता चलेगा कि टेस्ट कैसा जा रहा है आप लोगों का। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस टेस्ट के लिए। अब क्लासरूम फर्स्ट में जाते हैं और यहाँ पे भी हम लोग बच्चों की झलक दिखाते हैं आपको। ये सभी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। इनके अंदर एक नई उमंग, नई एनर्जी दिख रही है। निश्चित तौर से बच्चे बहुत अच्छा स्कोरिंग करेंगे आज के टेस्ट में। क्या सही बात है क्या? तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब क्लास सेकंड में जाते हैं और यहाँ पे हम बच्चों को आप सभी से रूबरू कराएंगे। ये बच्चे भी टेस्ट दे रहे हैं। थोड़ा सामने जानिए मुकेश, कमलेश भाई। तो ये सभी बच्चे बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी के साथ यहाँ पर आए हैं और इनका जो टेस्ट है 8:30 बजे से स्टार्ट हुआ है और निश्चित तौर से आज ये बहुत शानदार स्कोरिंग करेंगे और आगामी होने वाली जो इनका जो फाइनल एग्ज़ाम इसके लिए रणनीति तैयार करेंगे। तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका पेपर अच्छा हो। थैंक यू तो बोलो। तो हमारे बीच कैमरामैन कमलेश उइके जी, जो लगातार मेडिटेक केयर इंस्टीट्यूट के जो संदेश है इसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हम आने वाले समय में इनको बहुत ही शानदार सम्मान से सम्मानित करेंगे। अब हम चलते हैं बाहर की ओर, दिखाते हैं कि बाहर का नज़ारा क्या है। ये हमारे कोचिंग संस्थान में जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके सब यहाँ पे जो स्कूटी, साइकिल और बहुत सारी कार भी खड़ी है। कुछ स्टूडेंट कार से भी आते हैं। अब इस साइड से थोड़ा सा नज़र दिखाते हैं हम को। आपने देखा भी हमारे कोचिंग संस्थान की जो अंदर जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और अभी टेस्ट प्रगति पर है। हम लाइव के माध्यम से दिखाते हैं कि ये जो बाहर का जो नज़ारा है यहाँ से दिख रहा है। इधर पे ज्ञानकुंज एकेडमी है, परिहार सर का एकेडमी है। यहाँ पर भी बच्चे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और निश्चित तौर से जो बच्चे लोग हैं इसके लिए बहुत अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से कोविड-19 के दौर में हमारे बैतूल शहर नहीं पूरे भारत देश में जो शिक्षण संस्थान धीरे धीरे प्रगति पर आ रहे हैं, ये जो लगभग 8 से 9 महीने का जो समय गुजरा ये काफ़ी प्रतिकूल रहा और सभी के लिए संघर्षमय रहा है। तो धीरे धीरे जिस प्रकार से जो कोरोना गाइडलाइन जो सरकार ने दिया है कि इसको पालन करते हुए हमें शिक्षण संस्थानों को सुचारू रूप से चालू करना है, तो इसी
गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर चालू किया है। और निश्चित तौर से ये जो बच्चे हैं आने वाले समय में बहुत अच्छा स्कोरिंग करके हमारे बैतूल ज़िले का नाम रोशन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेडिकल की जो परीक्षाएं में हमने देखा कि जो नीट की जो परीक्षा होती है वो इस साल लगभग कंप्लीट हो चुकी है, उसकी काउंसलिंग भी जारी है। और जो भी उसी के द्वारा नीट के द्वारा जो क्या बोलना चाहिए कि जो आयुष कॉलेज या आयुर्वेदिक कॉलेज या होम्योपैथिक कॉलेज में इनके लिए भी काउंसलिंग चालू हो गई है। और अभी 2 या 3 दिन पहले एक वेटनरी का रिजल्ट भी आया, जो पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु एक एग्ज़ाम होता है। इसके माध्यम से बच्चे लोग वहाँ पर अध्ययन करते हैं। 2 वर्षीय डिग्री 4 वर्षीय डिग्री कोर्स करने के बाद वो अपने क्षेत्र में सेवाएं देते हैं। और चूँकि आपको ज्ञात होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार जो नर्सिंग, जो भारत देश में जो ग्रामीण अंचलों में जो निवास करते बच्चे, चाहे किसी भी समुदाय से बिलोंग करते हैं, हम बात करते हैं भारत देश का एक प्रदेश मध्य प्रदेश, यहाँ पर इस साल जो शासकीय महाविद्यालय जितने भी जो नर्सिंग कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा होती है, इस साल नहीं हुआ है। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के जो मामा जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जितनी भी जो योजनाएं हैं ये बस पन्नों तक सीमित है, जो कोरे पन्ने होते हैं वहीं तक सीमित है, ये ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं हो रहा है। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने जो भांजियों की विकास की बात करते हैं, तो अगर ये बच्चे 1 साल कहीं पर कोचिंग किए होंगे, कैसे कैसे इनके माता पिता लोगों ने कोचिंग में फीस भरे होंगे, लेकिन अगर 1 साल उनकी अगर मान लो एग्ज़ाम नहीं होती तो वो 1 साल से पिछड़ेंगे भी और ये फाइनेंशियली रूप से क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट जो गरीबी में जी रहे हैं या गरीब वर्ग से आते हैं, ये प्राइवेट कॉलेज से तो नर्सिंग कर नहीं सकते, तो ये लोग प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सरकारी कॉलेज में जाते हैं, जहाँ पर इनको स्कॉलरशिप के रूप में 4,000 5,000 महीने का मिलता है, जिसमें ये अपना खर्चा भी चला लेते हैं। परंतु विडंबना इस बात की है कि इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने इन गरीब बच्चों के जो सपने हैं पानी फेर दिया है। हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया में मुझसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मेरे स्टूडेंट भी जुड़े हैं, जनप्रतिनिधिगण जुड़े हैं, प्रशासनिक अधिकारी जुड़े हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप इस मुद्दे को उठाएं। हो सकता है कि उनमें कोई आपका भी बच्चा हो, तो कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे बात करेंगे तो निश्चित तौर से हम जिसकी कल्पना कर रहे हैं, आज हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी कहते हैं कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में विश्व गुरु बनेगा, दुनिया का विश्व गुरु बनेगा। लेकिन हम जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा हेल्थ सिस्टम, या हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार की बात करते हैं, जब तक इन 3 चीज़ों में मजबूती से पकड़ नहीं रखेंगे तब तक हमारा भारत देश विश्व गुरु कैसे बनेगा। तो ये सवाल है हमें यहाँ सोचने की कि हमें सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है, ताकि एजुकेटेड होकर अच्छे हमारे जो होनहार बच्चे हों, जितने भी लोग हैं ये अच्छे पदों में जाएंगे, IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर, अच्छे जनप्रतिनिधि बनेंगे, या अपन बात करते हैं कि अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे। तो एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। ये मॉडर्न युग है, आधुनिक भारत है, हमें आधुनिक भारत को वास्तव में अगर सोने की चिड़िया बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो हमें सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। दूसरी बात जो हेल्थ सिस्टम है, आज धीरे धीरे जो हेल्थ सिस्टम है, अब एजुकेशन सिस्टम ही नहीं रहेगा तो हेल्थ सिस्टम का तो रोल ही ख़त्म। तो हमें हेल्थ सिस्टम को डेवलप करने की आवश्यकता है। आज हम जाते हैं, मैं तो लगातार घूमता हूँ, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, चाहे एजुकेशन का कार्यक्रम हो, चाहे सोशल प्रोग्राम हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे हेल्थ की बात हो, मैं लगातार जब देखता हूँ तो आज हेल्थ सेक्टर भी इतना पिछड़ा हुआ है। एजुकेशन तो पिछड़ा है ही, आज कई ग्रामीण अंचलों में हम देखें हैं कि हेल्थ सेक्टर बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि
जहाँ पर ये सुविधाएं नहीं हैं वहाँ पर इन सुविधाओं को पहुँचाने की आवश्यकता है। लेकिन ये तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं है, लेकिन मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जितने मुझसे जो जनप्रतिनिधिगण जुड़े हैं, जो अधिकारी लोग जुड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग जिस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से बड़े बड़े पदों में बैठे हैं, चाहे संसद में बैठे हैं, राज्यसभा में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, या आईएएस बन रहा है, आईएएस बने हो, आईपीएस बने हो, डॉक्टर इंजीनियर बने, तो आप सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इनका कर्ज अदा करें। आप भी अपने साथ लोगों को उसी लाइन में जोड़ें जिस लाइन में आप खड़े हो। तो आज हमें आवश्यकता है एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने की, इम्प्रूव करने की। इस कोरोना काल में हमने देखा कि सरकार कहती है कि ऑनलाइन एजुकेशन वो केवल टीवी में आके ज्ञान देने का काम करती है। डॉक्टर ध्रुव जमीनी स्तर का व्यक्ति है। मैं जब जाता हूँ ग्रामीण अंचलों में, लगातार मैं स्वास्थ्य शिविर में भी जाता हूँ, एजुकेशन वाले सामाजिक मूवमेंट जितने जो होते हैं मैं जाता हूँ, तो कई गाँव में तो लाइट नहीं है, लाइट है तो मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो डाटा नहीं है। और सरकार बोलती है कि ऑनलाइन चला रहे हैं हम लोग क्लास। कहाँ चला रहे हैं ये तो बताओ, एक आध प्रूफ बता दो कि एक गांव में पूरे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम मान लेंगे अब। तो आज हमें आवश्यकता है, आज जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने जो प्राथमिक एजुकेशन और जो मिडिल माध्यमिक स्कूल के जो बच्चों को 2021 31 मार्च तक बिल्कुल बोनस में छुट्टी दे दी है। मतलब वो बच्चे इतने खुश हैं कि मतलब उनके चेहरे पे अपन ऐसा लगता है ना किसी को माया हासिल हो गया होगा या सोना हासिल हो गया। लेकिन वो बच्चों को नहीं मालूम कि इसका आगे आगामी समय में भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा। उनके माता पिता भी नहीं समझ रहे हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए, जो कोविड के लिए जो प्रोटोकॉल बने हैं या जो गाइडलाइन बने हैं उसको फॉलो करते हुए ये माध्यमिक स्कूलों को भी शुरू करना चाहिए। एक बेंच, एक टेबल को छोड़ के, अगर ऐसा अपन बोलते ना कि एक कुर्सी को छोड़ के बीच में गैप, मतलब 1 मीटर या 2 मीटर के डिस्टेंस पे क्लास लगा लो। क्योंकि सरकारी स्कूल इतने बड़े बड़े हैं आजकल, लेकिन क्या है कि व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन हाँ, सरकारी स्कूलों में इस समय कई स्कूलों में मैंने देखा हूँ कि कई शादियां भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। जब शादियां ऑर्गेनाइज हो रहे हैं तो स्कूल क्यों नहीं लग सकता? बिल्कुल लग सकता है। इतनी सारी व्यवस्थाएं होने के बाद सरकारी स्कूल दिनों दिन चौपट होते जा रही हैं। और ये मध्य प्रदेश के जो स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, ये चल रहा है। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनको पैसा कमाना है। सरकारी स्कूल क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि सरकारी स्कूल चलेंगे तो प्राइवेट स्कूल में लोग नहीं जाएंगे। तो हमारे जो मध्य प्रदेश सरकार है, जिन गरीब लोगों का वोट लेकर आज सत्ता में बैठे हैं, तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन गरीब लोगों के लिए कार्य करें। नहीं तो जो जनता सत्ता पे बिठालती है वो उतारती भी है, उतारना भी जानती है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मतलब ऐसा है कि अभी वर्तमान में जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, ऐसे नेतृत्व के हाथों चला गया है। मतलब इसको दूसरे शब्दों में ये बयां करूं कि अंधेर नगरी चौपट राजा। जब राजा ही ऐसा रहेगा तो नगरी का तो काम ऐसे ही रहेगा ना। तो इसलिए हमारे भारत देश की युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जागे। ये आज़ादी के 74 साल बाद की बात हो रही है। अभी भी सोओगे तो क्या करोगे? बाबा साहब ने इतना बड़ा संविधान दिया है कि उसको पढ़ लिख कर तुम अच्छे अच्छे पदों में जाओ, बैठो, अपने समाज का प्रतिनिधित्व करो, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करो। लेकिन यहाँ की भारत देश की 85% जनसंख्या कोई काम की नहीं है। 100 में से 85 लोग कोई काम के नहीं, पढ़े लिखे अनपढ़ है। इनको आलू और भालू में फ़र्क ही नहीं समझ में आ रहा। तो इसीलिए सोशल मीडिया का उपयोग मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए करना चाहिए, ना कि स्वार्थ हित के लिए करना चाहिए। मुझे ये सब चीज़ की आवश्यकता नहीं है बोलने की, लेकिन हमारे भारत देश के 85 लोग बोलेंगे नहीं तो मेरे को तो बोलना ही पड़ेगा ना। इसलिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हलचल करते रहता हूँ ताकि लोग सुने और कुछ एक्शन ले। तो ये हमारा प्रयास बिल्कुल सतत रूप से रहता है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग कुछ ऐसा बेमिसाल कार्य करें ताकि
हमारा प्रदेश और देश का नाम रोशन हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर समय मिलेगा तो फिर ज़रूर आऊँगा। मैं सिर्फ वाणी को विराम दे रहा हूँ कुछ समय के लिए, मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा। इसी के साथ वंदे मातरम, जय संविधान।